वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। इस चैनल पे आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और जैसे ही अन्य परीक्षाएं आएंगी, जैसे कि सुपर टेट हुआ, यूपी टेट हुआ या केवीएस, इन सभी की तैयारी भी और इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको भी यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो चैनल को अगर सब पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सीटेट से या अदर टीचिंग एग्ज़ाम से वो आपको मिलते रहे। आज के इस पेपर में 2024 में जो पेपर हुआ था उसका हम लोग सीडीपी के 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2024 का पेपर है और पेपर 1 में जो पूछा जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स के भी 30 क्वेश्चंस आते हैं और ईवीएस के 30 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जिसमें कि लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन एंड लैंग्वेज 2 पे 2 से 30 क्वेश्चन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी रखते हैं और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। इसके अपोजिट कुछ लोग लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखते हैं और लैंग्वेज 2 में हिंदी। तो इस तरीके से आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग एक एक करके जो पार्ट में इस साल का जो प्रीवियस ईयर हुआ है उसको देखेंगे और उसके बाद 24 से लेके 11 तक जितना हो सकेगा हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते जाएंगे। तो इससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। और अगर आप ईवीएस की देखें तो जो ईवीएस के हम लोग 15 क्वेश्चंस के सेट लेके चलेंगे, तो ईवीएस के तो पूरे ही रिपीट होते हैं। तो ईवीएस के आप अगर प्रीवियस ईयर इतने साल के, मतलब मैं 2024 से अगर 11 तक के करा दूं आपको, तो आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं बचेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे, सारे ही कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से वह एनसीईआरटी से लेते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले, आज पहला दिन है इसलिए इतना एक्सप्लेनेशन हो रहा है, बट एक बार हो सकता है कि बहुत लोग फर्स्ट टाइम ये सीटेट का पेपर दे रहे हो, इसलिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ रही है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे सीडीपी के। और सीडीपी का ये पेपर है जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय, अगर आप लोगों ने सेकंड पेपर भरा हो तो सेकंड पेपर की तो ऑलरेडी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां जो है वो भाला नहीं फेंक सकती हैं। तो यह जो है वो किस को प्रदर्शित करता है, यानी जेंडर संबद्धता को प्रदर्शित करता है, जेंडर समानता को, जेंडर समता को या जेंडर रूढ़िवादिता को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उसने लड़के और लड़कियों में एक तरीके से जो ये है जेंडर रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप की बात की गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पे हमको ऑप्शंस में से चीज़ों को बताना है कि अपसारी चिंतन क्या होता है। अगर आप जानते हैं कि अपसारी चिंतन क्या होता है या अभिसारी चिंतन क्या होता है, तो आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। देखिए यहाँ पे अपसारी चिंतन जो होता है मल्टीपल आंसर को प्रमोट करता है, और वहीं पे जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो एक करेक्ट आंसर, सही समाधान पर स्थिर है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, अपसारी चिंतन, जबकि अपसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए होती है और समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण को जो बहिष्कृत न करे, मतलब सभी को सम्मिलित करे। तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है, बी ऑप्शन में दूसरे में दिया गया है, उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है। समावेशी शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन कहता है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये जो है ये आपका समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, यानी अभिकथन और कारण का। अभिकथन कहता है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन है और अभिकथन है और इसका कारण है, दोनों ही चीज़ें सही हैं, क्योंकि प्रीवियस ज्ञान के आधार पर आप आगे की जानकारी को सार्थक रूप से जानकारी लेने में हेल्प मिलती है। तो उस हिसाब से ये कथन और कारण दोनों ही क्या है, सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है, जो कथन कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये भी अभिकथन और कारण का प्रश्न है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा अलग जगह रहता है तो उसकी संस्कृति भी अलग होगी, तो उसके अनुभव भी दूसरे मिलेंगे। बच्चों का कारण क्या है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो अभिकथन है वो तो सही है, लेकिन उसका जो तर्क यानी उसका जो कारण दिया गया है वो सही नहीं है, मतलब इसके लिए ये कारण नहीं बनता है। तो हमारा जो ऑप्शन है 3, अभिकथन सही है लेकिन जो है कारण गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 अभिप्रेरणा से संबंधित है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। पहला ऑप्शन कहता है कि सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। थर्ड ऑप्शन कहा गया है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। फोर्थ कहता है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो जो आरोपण का सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, उसके अनुसार किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें असफलता और सफलता दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, आंतरिक आरोपण यानी इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। आंतरिक आरोपण जो है सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है कि छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए।
थर्ड ऑप्शन सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये है प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। और आज हम लोग 15 तक देखेंगे। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में, जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पहला है ऑप्शन सामाजिक विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, थर्ड है नैतिक विकास और फोर्थ है गतिक विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, तो वो हो जाएगा आंसर संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। लेव वाइगोस्की की बात की गई है क्वेश्चन नंबर 9 में। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है असंतुलन, दूसरा है निजी वाक जिसे हम इनर स्पीच भी कहते हैं, अनुकूलन, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की जो है प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक्य यानी इनर स्पीच जो होती है बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि अब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में ये क्वेश्चन है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है कि अंतर वैयक्तिक यानी दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। सेकंड कहता है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रिया संबंधी क्षमताएं, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की गई है उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। यानी म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 15 तक आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 15 अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन तो मिलती है, साथ साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं उतना ही अच्छा लगता है पढ़ाने में भी, और पढ़ने वाला ही ना हो तो पढ़ाने का कोई मज़ा नहीं होता है। तो हम भी देखते हैं कि हमारी वीडियोस कहाँ तक पहुँच रही है। पहले तो वीडियो पहुँच नहीं पा रही है, अगर देखने वाले लोगों तक नहीं पहुँचेगी तो वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लोग जितना हो सके इसको शेयर भी किया करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। दूसरा, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। थर्ड है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। और फोर्थ है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। ये अधिगम के बारे में सही नहीं है।
ठीक है, यहाँ सही नहीं है वाला पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण या प्रतिक्रिया सेट। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण और प्रतिक्रिया सेट में से ऑप्शन नंबर 1 यानी अपसारी चिंतन, जिसे हम इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? पहले स्तर के चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, या दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो आपको अगर ये लेवल ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी थियरी ज़रूर पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 14 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विभिन्न परंपराओं के, ऑप्शन पहला कहता है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा कहता है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। फोर्थ, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आगे भी आप लोग चाहते हैं कि एनसीईआरटी ईवीएस की क्लास स्टार्ट की जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए वीडियो बनाने में थोड़ा हेल्प करते हैं और इसलिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें कहा गया है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की क्लास भी चल रही है और प्रीवियस ईयर भी चल रहा है, तो दोनों को आप देख सकते हैं।